क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार को एक ही झटके में लाखों करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जी हां, पूरे वित्तीय जगत में आजकल बस एक ही चर्चा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड जो वो सरकार को देने जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इस ऐतिहासिक पे आउट की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आइए समझते हैं। तो चलिए सीधे उस विशाल आंकड़े पर आते हैं। 2.11 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड है जो भारत सरकार ने अपने ही केंद्रीय बैंक से मांगा है। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी रकम की मांग कुछ तो बहुत बड़ी बात है ना। अब यहां एक बड़ा और लाजमी सा सवाल उठता है। एक बैंक, भले ही वो रिजर्व बैंक हो, इतना सारा कैश लाता कहां से है? क्या उसके पास पैसों का कोई पेड़ है? और उससे भी अहम बात, क्या अचानक से इतनी बड़ी रकम बाहर निकालने का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई गहरा संकट पनप रहा है? अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2012-13 के दौर में ये ट्रांसफर सिर्फ 33,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। लेकिन 2018 के बाद से ये आंकड़ा अचानक से लाखों करोड़ों की उड़ान भरने लगा। ये उछाल अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि हाल के वर्षों में आरबीआई और सरकार के बीच लेन देन का स्केल कितनी तेजी से बढ़ा है। तो इस ब्लैक बॉक्स को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर आरबीआई कमाता कैसे है। देखिए, जो आम रिटेल बैंक होता है ना, वो बस जमा किए गए पैसों और बांटे गए लोन के बीच 3 से 4% का छोटा सा मार्जिन रखकर मुनाफा कमाता है। पर आरबीआई, उसका खेल बिल्कुल अलग है। वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर ऑपरेट करता है, जहां नियम और पैमाने दोनों बहुत बड़े होते हैं। असल में आरबीआई की कमाई के कई रास्ते हैं। वो कमर्शियल बैंकों को ग्राहकों की तरह लोन देकर ब्याज कमाता है, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व का मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा ओपन मार्केट में बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, और हाँ, जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए पैसा उधार लेती है तो उस पर भी आरबीआई को ब्याज मिलता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दुनिया भर की करेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव। जब भी ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ती है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है। एक बार तो सिर्फ डॉलर के मजबूत होने से 2.69 ट्रिलियन रुपए का फॉरेक्स गेन हुआ था, जिससे आरबीआई की शुद्ध आय अचानक 27% तक उछल गई थी। है ना कमाल की बात? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, जब आरबीआई के पास ही नोट छापने की मशीन है तो वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना मुनाफा क्यों नहीं छाप लेता? किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए बस मशीन चला दो, राइट? खैर, काश ये इतना आसान होता। असल में करेंसी छापना बहुत ही सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। आप बस मनमर्जी से नोट नहीं छाप सकते। ये देश की कुल संपत्ति और असली जीडीपी से जुड़ा होता है। अगर बिना हिसाब के पैसे छापे गए तो बाजार में भयंकर वाली महंगाई आ जाएगी, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये किसी भी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डुबाने के लिए काफी है। तो अब आगे बढ़ते हैं नियमों और ड्रामे की तरफ। 2018 का वो ऐतिहासिक टकराव। इस सारे लेन देन के पीछे बाकायदा एक कानूनी ढांचा काम करता है। आरबीआई एक्ट की धारा 47 साफ साफ कहती है कि रिजर्व बैंक अपने इमरजेंसी फंड्स और जोखिमों को कवर करने के बाद जो भी सरप्लस या अतिरिक्त मुनाफा बचता है उसे सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कानूनन ये बिल्कुल सही है। पर कहानी में असली ट्विस्ट 2018-19 में आया। ये प्रक्रिया हमेशा इतनी स्मूथ नहीं रही है। उस साल सरकार ने आरबीआई से एक ऐसी रकम की मांग कर दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। करीब 250 से 3 लाख करोड़ रुपए। इतनी भारी मांग ने तुरंत ही बाजार में आर्थिक अस्थिरता के डर को पैदा कर दिया। और जब उस वक्त के गवर्नर उर्जित पटेल ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ मना कर दिया तो माहौल और गर्मा गया। नौबत यहां तक आ गई कि सरकार ने एक बेहद दुर्लभ और विवादास्पद नियम धारा 7 का इस्तेमाल करने का संकेत दे दिया। इस धारा के तहत सरकार को पूरा हक है कि वो जनहित के नाम पर आरबीआई के कामकाज में सीधे दखल दे सके और उसे बाध्यकारी आदेश दे सके। ये वो पल था जिसने सरकार और केंद्रीय बैंक की आजादी के बीच के टकराव को पूरी तरह से सामने ला दिया। उर्जित पटेल अपनी इस बात पर अड़े रहे कि 3 लाख करोड़ रुपए देने से अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस पूरे बवाल को शांत करने के लिए एक रास्ता निकाला गया। पूर्व गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। इनका काम बहुत साफ था, धारा 7 के इस्तेमाल को रोकना और एक ऐसा सख्त गणितीय फॉर्मूला तैयार करना जिससे भविष्य में यह तय हो सके कि आरबीआई अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाए बिना कितना पैसा सरकार को दे सकता है।
और इस कमिटी ने जो फॉर्मूला दिया उसने चीज़ों को काफ़ी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कुल आर्थिक पूंजी और कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर जैसी चीज़ों के लिए एक फिक्स लिमिट तय कर दी। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने एक ऐसी फाइनेंशियल ढाल बना दी जिससे ये पक्का हो गया कि किसी भी बड़े आर्थिक झटके से निपटने के लिए आरबीआई के पास हमेशा एक सुरक्षित रिजर्व बचा रहे। इस फॉर्मूले का सीधा असर ये हुआ कि एक बीच का रास्ता निकल आया। सरकार को एक बहुत बड़ा पे आउट तो मिला, करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए, लेकिन ये उनकी शुरुआती 3 लाख करोड़ की मांग से काफी कम था। इस तरह सरकार का काम भी हो गया और आरबीआई का जो वित्तीय कवच था वो भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। चलिए अब मैक्रो पिक्चर की बात करते हैं। आखिर आज के समय में इस भारी भरकम रकम की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? आज के हालात थोड़े गंभीर हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1600 से 1700 करोड़ रुपए। आपको पता है ये क्या है? ये वो भारी नुकसान है जो हमारी सरकारी तेल कंपनियां इस समय रोजाना बर्दाश्त कर रही हैं। जी हां, हर एक दिन इतना बड़ा घाटा। और इस घाटे की असली जड़ है पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट का संकट। वहां चल रही उथल-पुथल की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। और क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, हमारा तेल आयात का बिल बेतहाशा बढ़ गया है, जिसका सीधा असर हमारे राष्ट्रीय खजाने पर पड़ रहा है। बस यही वजह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में बन चुके इन बड़े गड्ढों को भरने के लिए आरबीआई के इस सरप्लस पैसे की सख्त जरूरत है। उन्हें रोजमर्रा के इस तेल घाटे की भरपाई करनी है, बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है और साथ ही गिरते हुए रुपए को भी सहारा देना है। इन सभी मोर्चों पर यह पे आउट एक संजीवनी का काम करेगा। वैसे यहां एक बात साफ कर दूं, अपने केंद्रीय बैंक के मुनाफे पर निर्भर रहना सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ये दुनिया भर में एक आम प्रैक्टिस है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या फिर चीन और जापान के सेंट्रल बैंक, सभी अपनी सरकारों के बजट को बैलेंस करने के लिए इसी तरह के पेआउट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इतने बड़े रिकॉर्ड तोड़ पेआउट पर निर्भर रहना आज हमें मौजूदा संकटों से बचा लेगा, या फिर क्या हम आज की राहत के लिए अपने कल की आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है? खैर, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और ऐसे ही उलझे हुए विषयों को आसानी से समझना चाहते हो तो स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और सुरक्षित रहें।